नमस्कार आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी के निजामाबाद से सांसद धर्मपुरी अरविंद ने कहा है कि वो जल्द ही जिले का नाम बदलकर इंदौर कर देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सांसद ने कहा कि शहर को कभी इंदौर कहा जाता था और हम जल्द ही इसका नाम बहाल करेंगे। निजाम नाम के दखल देकर नाम बदल दिया था, लेकिन ये अस्थायी है। पिछली बार नगर पालिका चुनाव में हम कुछ सीटों से चूक गए थे। इस बार हम जरूरत से ज्यादा सीटें जीतेंगे और नाम बदलने के लिए रेवंत रेड्डी को एक प्रस्ताव भेजेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इंदौर शब्द से परिचित हो जाना बेहद जरूरी है। ये देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा और ये इसका नाम, ये शहर का नाम इंदौर था, आगे चल के इंदौर बनेगा। बीच में कोई गधा निजाम करके कोई गधा आके नाम बदला, वो टेम्परेरी रहेगा, इसमें उछलने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल बनेगा इंदौर। लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, रेजोल्यूशन बना के वो बुड्ढे को फार्म हाउस को बेचते थे, रेजोल्यूशन म्यूनसिपालिटी लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, ये बार मिस नहीं होगा। जितने सीट जरूरत है ना, उससे 15-20% ज्यादा ही जीतने का हम प्लान कर रहे। और फर्स्ट रेजोल्यूशन जब नया म्यूनसिपालिटी बैठेगा, कॉर्पोरेशन बैठेगा, नाम बदलने का रहेगा और सीधा रेवंत के दफ्तर में भिजाया जाएगा। तो आपसे आप लोग भी इंदौर का नाम धीरे धीरे आदत कर लो। जितना जल्दी आदत करे तो उतना अच्छा है, हजम कर लो। तेलंगाना सरकार द्वारा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को एक हफ्ते के भीतर वापस लेने की संभावना, जिसमें एक स्पष्टीकरण मांगा गया था कि 1998 में यूनिवर्सिटी को आवंटित 200 एकड़ जमीन में से 50 एकड़ जमीन आज तक खाली क्यों है। ये बात तब सामने है जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने TGRIES के अध्यक्ष फहीम कुरैशी से मुलाकात की। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि रंगारेड्डी कलेक्टर कार्यालय ने हाल ही में मानू को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि सर्वे नंबर 211 और 212 में स्थित 50 एकड़ जमीन क्यों वापस नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि मानू को आवंटित 200 एकड़ जमीन में सिर्फ 150 एकड़ पर ही निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि 50 एकड़ खाली पड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी को 7 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया था। यूनिवर्सिटी ने विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने का समय मांगा है। मानू के स्टूडेंट के एक समूह ने यूनिवर्सिटी की जमीन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए BRS के कार्यकारी अध्यक्ष किरी रामाराव से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने BRS से सरकार पर नोटिस वापस लेने के लिए दबाव डालने का अनुरोध किया। इसी बीच KTR ने कहा कि कांग्रेस सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों को आवंटित भूमि को छीनने के एक सीरियल किलर की तरह काम कर रही है। इसकी शुरुआत PJTU की भूमि वापस लेने से हुई थी, बाद में हैदराबाद यूनिवर्सिटी और अब मानू में यही चीजें शुरू की जा रही हैं। धर्मपुरी अरविंद ने कहा है कि वो जल्द ही जिले का नाम बदलकर इंदौर कर देंगे। सांसद ने कहा है कि शहर को कभी इंदौर कहा जाता था और हम जल्द ही इसका नाम बहाल करेंगे। इसको लेकर के अब टिप्पणियां भी हो रही हैं। उनकी टिप्पणी पर मजलिस बचाओ तहरीक यानी MBT के प्रवक्ता अमजदुल्ला खान ने कड़ी निंदा की है, जिन्होंने सांसद के शब्दों को अत्यंत आपत्तिजनक, गैर जिम्मेदार और भड़काऊ बताया है। उन्होंने कहा है कि ये टिप्पणी जानबूझकर भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से की गई है और निजामाबाद में आगामी नगर पालिका चुनाव से पहले समाज के ध्रुवीकरण करने के लिए सुनियोजित राजनीतिक प्रयास का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। आज जो है तकरीबन दिन में 2 बजे के करीब में निज़ामाबाद के जो BJP के MP है धर्मपुरी अरविंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है निज़ामाबाद का नाम बदलने के बारे में, निज़ामाबाद को जो है इंदौर नाम रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते करते वो इतना बहक गए कि हमारे जो लास्ट निज़ाम है मीर उस्मान अली खान साहब को गैर गलत अल्फाजों में मुखातिब किए। कहीं उनको मनहूस बोले, कहीं उनको दरिंदर बोले। तो ये पहली मर्तबा नहीं है कि धर्मपुरी अरविंद जो है ऐसी गुफ्तगू किए हैं। आपको थोड़ा आज से एक हफ़्ता पहले एक मीटिंग हुई थी, निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जो है आने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में एक मीटिंग कॉल किए थे वोटर लिस्ट के बारे में।
तो वहाँ पर भी जो है बीजेपी के कुछ लीडर्स जो मीटिंग में गए थे, इंदौर बोल के पुकारे, अचानक से ये पूरा एक स्टेज मैनेज है। ये एमआईएम के कुछ लोग उठ के उसके ऊपर एतराज़ात किए। तो मैं आप लोगों को, निज़ामाबाद की आवाम को ये बतलाना चाह रहा हूँ कि ये दोनों पार्टियों को, एमआईएम को और बीजेपी को जो है निज़ामाबाद को कैसे डेवलप करना चाहिए, निज़ामाबाद की सड़कों को कैसा डेवलप करना चाहिए, निज़ामाबाद में जो आए दिन ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है उसको कैसा दूर करना चाहिए। यानी निज़ामाबाद का डेवलपमेंट का नहीं है। जैसे ही इलेक्शन आया, इलेक्शन पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन से पहले भी यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद जो है, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया। राजनीतिक दल के नेता वोटों को लुभाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं और लोग लुभावन वादे कर रहे हैं। इसी बीच सोलापुर में प्रचार के दौरान एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हिजाब पहने हुए हमारी महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने पाकिस्तान के संविधान का उल्लेख भी प्रचार में लाया और कहा कि पाकिस्तान संविधान में एक ही समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने ऐसा लिखा है, लेकिन भारत के संविधान में सभी समाज के लोगों को एक ही स्थान है। हम भले ही नहीं रहे, लेकिन मगर एक दिन वो आएगा जब हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा हिंदी थोपने के आरोपों में हो रही आलोचनाओं के बीच केरल सरकार द्वारा कर्नाटक से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में मलयालम को अनिवार्य प्राथमिक भाषा बनाने के कदम का पड़ोसी राज्य ने कड़ा विरोध जताया है। मलयालम भाषा विधेयक 2025 के तहत प्रस्तावित प्रावधान, जिसके मुताबिक कक्षा 1 से 10 तक मलयालम को प्राथमिक भाषा के रूप में अनिवार्य किया गया है, उसे कन्नड़ भाषी छात्रों, विशेष रूप से कासरगोड जिले के छात्रों को असुविधा होने की आशंका है। इसको लेकर के सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। इसी बीच बीजेपी के नेता का भी बयान सामने आया है। देखिए, कर्नाटक का जो भी गढ़ी प्रदेश है उसके बारे में हमका बहुत कंसर्न है, और लैंग्वेज के बारे में आ गया तो हमारा लैंग्वेज हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी और प्रायोरिटी भी रहना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये जो केरला कांग्रेस, अभी केरला का गवर्नमेंट जो इसको उठाने के लिए जो कोशिश करे उसको हम कंडेम करते, और कर्नाटक का गवर्नमेंट इसके बारे में सख्त से सख्त सजा और जो इनिशिएशन करना चाहिए वो मुख्यमंत्री कर देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें खूब चर्चा में रही। यह कहा गया कि कांग्रेस हाईकमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को हटाकर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को यह कुर्सी सौंप सकता है। हालांकि कर्नाटक में फिलहाल यह स्थिति बनी रहेगी या कोई परिवर्तन होगा, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन करना है तो कब करना है या नहीं करना है, यह पूरा मामला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की जानकारी में है। आलाकमान ने फिलहाल इस पर कोई कॉल नहीं ली है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि वो राज्य का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय कांग्रेस, आलाकमान और जनता के आशीर्वाद को दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल में सिद्धरमैया ने 7 जनवरी को देवराज उर्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और 2792 दिनों के कार्यकाल के साथ कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस, आलाकमान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे और आप सभी के आशीर्वाद के कारण ही संभव हो पाया है। उनके समर्थन के कारण ही मैं 2 बार मुख्यमंत्री बन पाया और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। इसके लिए मैं राज्य की जनता का आभारी हूँ। कर्नाटक के बीवीजी रामजी विधेयक बिल पर विशेष सत्र के दौरान कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 21 के विरुद्ध है। इससे काम करने का अधिकार छीना जा रहा है, आजीविका का अधिकार समाप्त किया जा रहा है। ये संघीय ढांचे को भी नष्ट कर देता है, जहां परामर्श महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को जनता के बीच जाकर बताना चाहिए कि मनरेगा क्यों बंद कर रहे हैं। अगर वो पंचायतों से शक्ति छीन रहे हैं तो ये प्रगतिशील विधेयक कैसे हो सकता है। देखिए, वीबी ग्राम जी जो बिल है वो आर्टिकल 21 के खिलाफ है। राइट टू वर्क जो है वो हमसे छीना जा रहा है, पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है, राइट टू लाइवलीहुड को ख़त्म किया जा रहा है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली
जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। फिर फेडरल स्ट्रक्चर यू हैव टू हैव अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। अगर 40% बजट हमसे ले रहे हो तो कंसल्टेशन तो करना पड़ेगा ना आपको, कहाँ किए? तो आर्टिकल 258, आर्टिकल 280 सबको ख़त्म किया इन्होंने। तो हमारा यही एक ही है कि अगर आपको ये मनरेगा ख़त्म करना ही है तो जाके लोगों के बीच में रह के बोलिए क्यों आपका मनरेगा ख़त्म कर रहे हो, क्यों वीबी ग्राम जी लेकर आ रहे हो। सिर्फ मीडिया में बात करने से क्या फ़ायदा डेवलपमेंट का। दिल्ली दंगों के आरोपों में जेल में बंद शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दी। अब जमानत याचिका खारिज होने को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस ने UAPA के कड़े प्रावधानों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे इन कार्यकर्ताओं को जमानत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने P. चिदम्बरम के कार्यकाल में हुए संशोधनों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि उन्हीं बदलावों का आज दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम सहित विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ रहा है। ओवैसी ने कहा कि मैं 2007 या 8 की बात कर रहा हूं। मैंने संसद में कहा था कि कृपया मूल अधिनियम की धारा 15A देखें, जो कहती है कि किसी भी अन्य माध्यम से, चाहे वो किसी भी प्रकृति का हो, जिससे नुकसान हो या होने की संभावना हो, ये एक व्यक्तिपरक बात है और कल अरुंधति राय को उनके लिखने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। व्यक्तिपरक है और इसे कौन परिभाषित करता है। ओवैसी ने कहा कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार करने का आधार वही था जो उन्होंने अपने लोकसभा भाषण में बताया था। तमिलनाडु में एक फिल्म की रिलीज को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर जहां एक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की हुई हैं, तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी बेहद नाराज हैं। फिल्म रिलीज को लेकर स्टालिन ने केंद्र की बीजेपी की अगुवाई वाली NDA सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर CBFC को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री की ओर से ये प्रतिक्रिया अभिनेता से नेता बने विजय की फिल्म जननायक को रिलीज से पहले CBFC की समीक्षा समिति के पास भेजे जाने को लेकर उठे विवाद के बीच आई है। हालांकि उन्होंने फिल्म का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि ED, CBI, IT की तर्ज पर अब सेंसर बोर्ड भी बीजेपी सरकार का एक नया हथियार बन गया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इस बीच मद्रास हाई कोर्ट ने कल सिंगल जज के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें CBFC को फिल्म जननायकन को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। अब इस फैसले से विजय की फिल्म की रिलीज का भविष्य आधार में अटक गया है। रिवीजन बेंच का यह आदेश जस्टिस PT आशा के CBFC को जननायक को मंजूरी देने के निर्देश के चंद घंटे बाद आया, जिसमें फिल्म बोर्ड के मामले को रिव्यू कमेटी के पास भेजने के निर्देश को रद्द कर दिया गया। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट ने पार्टी नेताओं से गठबंधन से जुड़े मामलों पर पब्लिक में कमेंट करने से बचने को कहा। उन्होंने कहा है कि सभी फैसले AICC लीडरशिप से सलाह मशवरा करके ही लिए जाने चाहिए। ये निर्देश कांग्रेस के अंदर चल रही अटकलों और 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले संभावित रीअलाइनमेंट के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के बीच आया है, जिसमें यह दावा शामिल है कि पार्टी एक्टर विजय की लीडरशिप वाली TVK के साथ रिश्ते तलाश रही है। एक कड़े बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो उनके मुताबिक तमिलनाडु में पैर जमाने में नाकाम रही है, सेंट्रल एजेंसियों के जरिए दबाव डालकर गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने के किसी भी कदम से सीधे AIADMK बीजेपी गठबंधन को फायदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में बीजेपी की मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश को लीड कर रहे हैं, जिसमें हर मुमकिन तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें दबाव भी शामिल है। उन्होंने दावा किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं होना चाहती है, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI और ED जैसी एजेंसियों के जरिए टारगेट किया जा रहा है। 2004 में DMK कांग्रेस और दूसरी एक जैसी सोच वाली पार्टियों वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस के चुनावी परफॉर्मेंस को याद करते हुए 2014 के चुनाव को छोड़कर उन्होंने कहा है कि अलायंस ने लगातार मिलकर चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक ने 2019 के लोकसभा चुनाव, 2021 के असेंबली चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। ये दोहराते हुए कि इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने से सिर्फ AIADMK बीजेपी गठबंधन को ही मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस नेताओं को सेकुलर सिद्धांतों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत TV के साथ।